थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। आप सबका साथ है, ईश्वर का कृपा है। मेरी पत्नी का अनकंडीशनल सपोर्ट है कि आज के दिन शराब से दूर हूँ और एक एक दिन करके ये समझ पा रहा हूँ कि एक बहुत लंबे समय तक और शायद आज भी जिस चीज के लिए मुझे लगता था कि ये तो मैं डिजर्व करता नहीं हूँ, मुझे इसका हक नहीं है, फिर भी ये मुझे मिली। मतलब मैं कहता हूँ ना कि ईश्वर की कृपा से ये मुझे मिली, तो वो तो है ही। अ, इस चीज को मैं अब समझ पाता हूँ कि कब मैं एक समय था जब मैं शिकायत किया करता था, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ईश्वर ने मेरा क्या साथ दिया, कहाँ पर मेरी उसने सुनी। तो मैं दरअसल उन चीजों को शायद कभी देख नहीं पाया ना, कि मेरे पास में बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे शायद मिलना नहीं चाहिए था। मेरी बुद्धि तो ऐसे ही कहती थी। अगर कोई और वो चीज मांगता तो मैं उसको कह देता कि भाई, तुम किस बात का रोना रोते हो, तुमने ऐसा क्या क्या जो तुमको ये मिले, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पर मैं खुद ऐसा नहीं करता था। ये चीजें ए में आके समझ में आई। और एक बात के लिए आज जरूर कम से कम संतोष होता है कि यार, ये सद्बुद्धि सद्बुद्धि किस समय पर एक मेरे जैसे शराबी के अंदर आती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि वो सद्बुद्धि किस समय उसके अंदर आ पाई है, यही डिसाइड कर पाती है कि उसकी लाइफ में क्वालिटी आ पाती है कि नहीं। वो क्वालिटी नहीं जो उसको समझ में आती है, वो क्वालिटी जो उसके लिए जरूरी होती है ना। बिकॉज मेरी डेफिनेशन के हिसाब से तो क्वालिटी पता नहीं क्या थी, तो वो तो फिर कोई चल ही नहीं, और उसके चक्कर में मैं मारा मारा ही फिरा। तो पहले मेरे जीवन में क्वालिटी की जरूरत तब थी जब मैं बेहिसाब शराब पी रहा था। मतलब मुझे तो कम से कम तभी समझ में आ रही थी, और शराब से मुझे बाहर आना था। अ, वो सद्बुद्धि मेरे अंदर आई कि हाँ, मैं इस चीज को स्वीकार करूं कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, और कोई भी चीज मैं इसको कभी कंट्रोल में नहीं पी पाऊंगा। एक तो पड़ाव वो था। और फिर दूसरा एक पड़ाव सद्बुद्धि का वो था, जो मुझे लगता है कि अ, भले ही मजबूरी में ही सही, लेकिन मुझे ही लगा कि अब स्टेप वर्क के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा कि मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई थी कि नहीं यार, करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज ये जो कुछ मिला हुआ है, ये जो शराब से दूरी मिली हुई है, जो मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी शायद हाथ से चली जाएगी। ऐसा महसूस होने लगा था। और तब उस समय तो तुरंत तो मैं इस चीज को मान नहीं पाया था, लेकिन हाँ, धीरे धीरे इस चीज को मैं समझने लगा और इस चीज पर पक्का विश्वास होने लगा कि बहुत बहुत सही उन शुरुआत के कुछ 100 लोगों ने लिखा हुआ है बिग बुक में कि आइए भाई आइए, अगर आपको भी वो चाहिए जो हमको मिला, तो फिर आप भी वो कीजिए जो हमने किया। और इसीलिए ये 12 कदम करिए हाउ इट वर्क्स में जो दिए हुए हैं। लेकिन एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि इसको अपने आप नहीं करना है, ये अकेले में करने वाली चीज नहीं है। इसको किसी के साथ ही करना पड़ेगा। और वो इसको किसी के साथ में क्यों करना पड़ेगा, ये चौथे और पांचवें कदम में ना बहुत अच्छे से पता चलता है मुझे। तो आज एसबी सीरीज जो है हमारी ये सुंदर सी प्यारी सी किताब में से हम इसी टॉपिक को, इसी सब्जेक्ट को लिया है हमने। तो इसी सब्जेक्ट के लिए जो पहला टॉपिक है, हम उस पे आते हैं। ये है टॉपिक नंबर 17, ईमानदारी की ओर। ओके, अच्छा, मैं एक बात शुरू करने के पहले जरूर यहाँ कहूँ कि जैसे एसबिल सीरीज में जो किताब का जो सिस्टम है ना, कि शुरू में वो इंडेक्स में सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ना, जैसे कि डर, या फिर जैसे कि चरित्र दोष, या फिर जैसे ग्रेटिट्यूड या प्रार्थना। तो वो उसके बारे में आपको किन पेजेस में पढ़ने को मिलेगा, ऐसे करके वो टॉपिक का हेडिंग दिया हुआ है। तो वो स्पॉन्सरशिप के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक ठीक तरह से है नहीं उसमें, है ना। तो इसीलिए ये इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से सेलेक्ट किया है कि सारे टॉपिक्स में से देखा कि कहाँ पर मुझे वो वाली बात मिल जाए कि मुझे स्पॉन्सर लेने से क्या फायदा होगा। जो आज की हमारी मीटिंग भी जो है ना, उसका भी ये उद्देश्य है कि स्पॉन्सर लेने से ऐसा क्या फायदा मुझे हो जाएगा। भाई, क्यों मैं दूसरों की बात सुन के, ये जो फौज खड़ी हुई है मेरे सामने सोबर शराबियों की, जो क्लेम कर रहे हैं कि वो हैप्पी जॉयस और फ्री हैं, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई हमने स्टेप पर किया, स्पॉन्सर लेके किया। कुछ कह रहे हैं कि हम अ, थोड़े बहुत समझाने पर स्टेप वर्क में आ गए थे,
कुछ कह रहे हैं कि हम तो बहुत जिद्दी थे, नहीं आने को तैयार थे, लेकिन आखिरकार जब आए तो हमको बहुत फायदा लगा। तो मैं इनकी बात क्यों मान लूं? तो जब मैं उसको लिटरेचर में पढ़ता हूँ और जब मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि हाँ यार, ये लोग क्या सही कह रहे हैं। तो इसी में जो पहला टॉपिक लिया है हमने, टॉपिक नंबर 17, ईमानदारी की ओर। अब इस टॉपिक में ना फ्रेंड्स, ये जो पहला वाला पैराग्राफ है, हम इसको अभी छोड़ते हैं। इसको हम इसी टॉपिक में आखिरी में पढ़ेंगे। तो इसी पैराग्राफ, इसी टॉपिक में, ईमानदारी की ओर में, ये जो शुरू की 4 लाइनें हैं, इनको छोड़कर और इसके बाद में भी जो एक लाइन सिर्फ लिखी हुई है, इसको भी छोड़कर मैं आखिरी वाले पैराग्राफ पर आ रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद में हम इसको इस तरह से उल्टा चलेंगे। ओके, तो मैं ये आखिरी वाला पैराग्राफ को पढ़ के आज यहाँ से मैं आज की रीडिंग की शुरुआत करता हूँ। तो टॉपिक है हमारा ईमानदारी की ओर। ओके, न जाने क्यों ईश्वर के साथ अकेले रहकर हमें इतनी परेशानी महसूस नहीं होती जितनी किसी दूसरे व्यक्ति का सामना करने में होती है। जब तक हम ठीक तरह से किसी व्यक्ति के सामने बैठकर हमारे मन में बहुत समय से जो छिपा कर रखा था उसके बारे में खुलकर नहीं बोलते, तब तक हमारे अंतर मन की सफाई की इच्छुकता अभी भी बड़ी मात्रा में सैद्धांतिक ही रहेगी। सैद्धांतिक ही रहेगी मतलब सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है ना, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ही रहेगी, ये वो वाली बात है। तो एक बात बड़ी अजीब है कि कहने को, मैं जब से मैंने होश संभाला, ये मैं मेरी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक आस्तिक इंसान हूँ, है। मैंने ईश्वर को हमेशा से माना है। तो मेरे जैसा एक आस्तिक इंसान या यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी शराबी जो कि ईश्वर को मानता है या एक उच्च शक्ति को मानता है, तो उसके लिए ये एक बड़ी अजीब बात होगी कि भाई मेरे जैसे एक शराबी ने हमेशा से ये दावा किया कि मैं तो ईश्वर को मानता हूँ, वो बहुत बड़ी शक्ति है, और हमेशा पूजा की है उसकी। लोगों से भी जब मैं बातें करता था तो कहता था, अरे ईश्वर को तो सब मालूम है, विधाता का ही तो सब कुछ खेल है, वो ही तो ये दुनिया चला रहा है, उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं चल सकता। मैं अगर सुबह जिंदा भी उठ रहा हूँ तो उसी की इच्छा से उठ रहा हूँ, वो तो परम है, परमात्मा है। ओके, इतना करने के बावजूद भी मैं गलत हरकतें भी कर रहा था, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो शंका हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे मेरी कुटिलता हो, चाहे मेरा अनैतिक आचरण हो, ये कोई भी हो, चाहे झूठ बोलना हो खुद के फायदे के लिए, स्वार्थ के लिए, ये कुछ भी हो, ये सारे गलत काम मैं कर रहा था। और मैं बड़े आराम से ईश्वर के सामने भी बैठ रहा था, मैं मंदिर भी जा रहा था, मैं दावा भी कर रहा था, मैं फलाने धर्म का आदमी हूँ, खबरदार मेरे धर्म के खिलाफ कुछ बोला तो, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं दावा कर रहा हूँ कि मेरा भगवान सबसे अच्छा है, मुस्लिम हूँ तो दावा कर रहा हूँ अल्लाह सबसे अच्छा, एंड सो ऑन। जो भी हो, कोई भी, मैं यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो ईश्वर के सामने बैठकर मैं जिस तरह से अपने आप को पूरा खाली करने का दावा करता हूँ कि हाँ, मैं सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करता था, मैं ईश्वर से जुड़ता हूँ, है ना, ऐसा मैं उस समय पर कहता था, क्या मैं वो सब किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कह सकता था क्या? कम से कम किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिसको कहने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा भी मैं नहीं कह सकता था। मैं अपनी पत्नी पर हुक्म चलाता हूँ, वो पैसा नहीं कमाती है, वो औरत है, शारीरिक रूप से मुझसे कम ताकत है, तो मैं उस पर हुक्म चलाता हूँ। क्या ये बात मैं अपने सबसे जिगरी दोस्त के सामने कह सकता था क्या? नहीं कह सकता था, क्योंकि ये कहने में मुझे शर्म आती थी। मेरे कई दोस्त हैं, वो मेरी हंसी उड़ाते हैं क्योंकि मेरी कमाई उनके सामने कुछ भी नहीं है। मेरा जो काम की जगह है वहां पर मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है। क्या ये बात मैं अपनी पत्नी को बड़े खुल के साधारण इंसान बन के बोल पाता हूँ क्या? तो नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर वालों के सामने दिखाना मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरा बहुत सम्मान है, तो आप भी मेरी कदर किया कीजिए। नहीं, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि हाँ, उस ईश्वर के सामने मैं बैठ के बोल सकता हूँ। तो यही ना दरअसल 5वें कदम जो है ना हमारा 12 स्टेप्स में, कि ईश्वर स्वयं और एक अन्य व्यक्ति के सामने, हमने चौथे कदम की अपनी इन्वेंट्री शेयर की। तो उसको करने का ना उद्देश्य ही इसीलिए है कि ईश्वर के सामने तो मुझे पता है ना शुरू से कि ये जो मैं ईश्वर के सामने अगर बोल भी रहा हूँ, मैं चाहे मन में कह रहा हूँ या फिर मैं जोर जोर से बड़बड़ाते हुए भी कह रहा हूँ, ये बात कहीं नहीं जानी है, क्योंकि ईश्वर को मैंने हमेशा अपने हिसाब से चलाना सीखा है ना। मैंने हमेशा उसको माना है ये एक मूर्ति है बस, या फिर ये एक प्रिंटेड फोटो है A4 साइज का फ्रेम करा हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ उसको,
इसलिए कि शायद मुझे डर लगता है कि यार इसको नहीं मानूंगा तो पाप पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा या पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन मैंने कभी उसकी नहीं मानी। मैंने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि जो कुछ मैं किए जा रहा हूँ यार ये उसकी तो इच्छा नहीं हो सकती। अगर मैं इस सामने पड़ी हुई तस्वीर को या ये पत्थर की मूर्ति को अगर मैं एक परम शक्ति मान रहा हूँ, ये उस समय की बात है ना, कि उस समय मैं उसको जैसा मान रहा था, तो अगर मैं इसको इतनी बड़ी कोई शक्ति मान रहा हूँ तो फिर ये शक्ति ऐसी तो नहीं हो सकती कि मैं उसको चाहे जैसे अपने हिसाब से चलाऊं। इसका मतलब मैंने उसको कभी उस तरह से माना ही नहीं था जैसे मानना चाहिए था। शायद ये मेरा सिर्फ गर्व था, ये सिर्फ मेरी बेकार की कट्टरता थी, इसमें भी कहीं ना कहीं मेरा ईगो था। तो इसीलिए लिखा है कि जब तक हम ठीक तरह से ना किसी व्यक्ति के सामने बैठकर हमारे मन में जो बहुत समय से छिपा के रखा था उसको खुलकर जब तक नहीं बोलते, तो मैं कभी ये दावा ही नहीं कर सकता यार, मैं जब तक अपने अंदर इतना साहस इकट्ठा ना कर पाऊं कि बिल्कुल बिंदास यार जो होगा देखा जाएगा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सोचे बिना, ये डर रखे बिना, अपनी बड़बत्ता बनी रहे उसकी कोशिश किए बिना, अगर मैं किसी दूसरे इंसान के सामने इसको बोलने की हिम्मत नहीं रख पा रहा हूँ, तो फिर मेरा ये जो प्रयास है ना कि हाँ यार मेरे अंदर की साफ सफाई हो जाएगी, क्लीन माय हाउस, ट्रस्ट गॉड, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाली बात ही रहेगी। क्योंकि अगर मुझे वो ट्रस्ट गॉड, अगर मुझे अपने से बड़ी एक उच्च शक्ति पर विश्वास है, तो ये इन शुरुआत के जो 100 लोग थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, ये लोग यही तो मुझसे कह रहे हैं कि आइए जी आइए, वो उच्च शक्ति पर अगर आपको विश्वास है तो फिर इस तरीके पे विश्वास करिए, स्पॉन्सर लीजिए, स्टेप वर्क में आइए, चौथे कदम की इन्वेंट्री लिखिए और फिर खुद के, ईश्वर के और एक अन्य व्यक्ति के सामने उसको शेयर करिए। इसमें देर मत कीजिए, इसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन मत करिए, स्पॉन्सर से कुछ छुपाइए मत, अंदर की हकीकत उसको बताइए। कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्लेटफॉर्म है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि स्पॉन्सर ने कभी किसी की बातें लीक कर दी हो या फिर कभी किसी की कमजोरी का फायदा उठाया हो। जो कुछ डर है ये सिर्फ आपके अंदर है, क्योंकि आपके जो इंटेंशंस हैं वो अभी तक भी ठीक नहीं है और आपका दिमाग जो है वो आपको कहीं ना कहीं ये सच्चाई बताने से रोकता है। तो जब वो रोकता है तो वो इसलिए 10 तरीके के बहाने बनाता है। जैसे मुझे मेरी पत्नी अगर पहले कहती थी कि चलो जी चलो, वो मेरे मामा जी है ना, चलो उनसे मिलने चलते हैं। अब मुझे नहीं जाना उस मामा के यहाँ क्योंकि मैं वहां बोर होता हूँ। तो मेरा दिमाग 10 तरीके के बहाने बनाता था। अरे अभी तो मुझे कुछ काम था मेरे बिजनेस से संबंधित। अरे अभी तो यार आजकल मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ रहा है तो अभी मुझे दौड़ लगाने के लिए जाना था। अरे अभी तो वो मेरे घर में वो जो पीछे वो कूलर लगा है वहां से पानी टपक रहा है, बहुत दिन से वो कारीगर को बुलाना था, मैं वो काम कर लेता हूँ। सारे काम मुझे उसी समय पर याद आते थे। मेरी पत्नी कहती थी यार गजब की मेमोरी आपकी अचानक शार्प हो जाती है यार, ऐसे तो आप बड़े भुलक्कड़ इंसान हो। कई बारी यार वास्तव में बताओ ना, मुझे भी अकेले में लगता था कि यार क्या आइडियाज आते हैं मेरे अंदर। मुझे कई बार हंसी भी आती थी अकेले में कि वास्तव में यार मेरी वाइफ जो बोलती है ना कि तुम बड़े काइया हो, तो गलत नहीं कहती यार, क्या क्रिएटिविटी है मेरे अंदर। किसी चीज से बचना हो, बहानेबाजी करनी हो, टालना हो क्योंकि वो काम मेरे पसंद का नहीं है, तो क्या एक से एक बहाने आते हैं। इन द सेम वे ये स्पॉन्सर लेने का मामला, स्टेप पर करने का मामला, इसके लिए शराबी के दिमाग में ऐसे एक से एक बहाने आते हैं। भाई साहब हमने तो सुना है मीटिंग्स में कि बस आते रहो आते रहो। मुझे किसी ने बोल दिया है कि अरे अभी स्टेप पर की जरूरत नहीं है, बस अभी तो मीटिंग में आओ। अब किसी ने ये कहा है, लेकिन 10 ने ये भी कहा है कि भाई जितनी जल्दी हो सके स्टेप पर शुरू करो। लेकिन क्योंकि शराबी का इंटरेस्ट स्टेप पर शुरू करने में है ही नहीं, तो इसलिए उसको सुनाई में वो आएगा जो वो चाहता है। दरअसल ये चौथे कदम की इन्वेंट्री लिख कर ही मुझे समझ में आया कि गड़बड़ी मेरे अंदर क्या है। मैंने बचपन से वो कभी करना चाहा ही नहीं जो मेरी उच्च शक्ति ने करवाना चाहा, जबकि मैं दावा कर रहा था कि मैं उच्च शक्ति को, मतलब मैं ईश्वर को मानता हूँ, ये दावा मैं बराबर कर रहा था। लेकिन मैंने ये कभी कोशिश ही नहीं की। इन शॉर्ट जो बात बार बार आती है कि मैं उसको मानता हूँ लेकिन उसकी नहीं मानता हूँ। तो ऐसी कई सारी बातें हुई
मेरे साथ में, और ये एक के बाद एक के बाद एक होती ही रही, जिनसे मुझे समझ में आया कि हाँ यार, दरअसल मैं ही अपनी मनमर्जी चलाता रहा। ये चौथे कदम की इन्वेंट्री के पहले नहीं आ पाया। तो मेरी आज ये हालत क्यों है, क्यों ऐसा है कि वो जो कहा गया ना कि बीमारी के तीन पहलू हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। तो यार वो शारीरिक वाला तो चलो ठीक है, ये मानसिक और आध्यात्मिक पहलू दरअसल है क्या। मानसिक को फिर भी मैं एक बार बड़ी मुश्किल से पचा पा रहा था कि चलो अच्छा ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि वो थोड़ा केमिकल लोचा टाइप का हो गया ब्रेन में, और मैं थोड़ा सा वो हूँ, क्या कहते हैं उसको, ऑब्सेसिव हूँ, है ना, जुनूनी हूँ। किसी काम में भिड़ता हूँ तो भिड़ ही जाता हूँ, अति कर देता हूँ। हो सकता है ये थोड़ा थोड़ा मुझे भी मैं अपने आप को आइडेंटिफाई भी कर पा रहा था इन बातों से। लेकिन साला ये जो आध्यात्मिक वाला फंडा है, ये तो बिल्कुल ही गले ना उतर रहा था हमें मेरे। ये दरअसल चौथा कदम लिखने के बाद ही, मैं ये तो कह ही नहीं सकता कि मुझे समझ में आ गया था। हाँ, चौथा कदम लिखने के बाद में वो पकड़ में आ रहा था कि हाँ, अब शायद मैं अब इसके आसपास पहुंच रहा हूँ यार। ये जो आध्यात्मिक बीमारी का जो आध्यात्मिक वाला हिस्सा है ना, इसके आसपास भी मैं पहुंच रहा हूँ कि हाँ, मेरे साथ ये आध्यात्मिक वाला पहलू भी है, मुझे भी ये बीमारी है, ये बिल्कुल पक्का है, अब कोई डाउट नहीं है। और ये आध्यात्मिक पहलू दरअसल है क्या, और ये क्यों हुआ। बाकी सब शराबियों के साथ तो ये हुआ ही, लेकिन मेरे भी साथ ये क्यों हुआ। तो जब तक यार मैं अपनी बीमारी को ठीक से नहीं जान पाया ना, मैं दरअसल उसके ऊपर काम कर ही नहीं सकता था। ये तो मुझे वास्तव में, ये तो अब मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह सकता हूँ। तो इसलिए है कि हम जब तक अपने अंतर्मन की सफाई की इच्छुकता की सफाई करने का जो हमारा इंटेंशन है कि अंदर से मैं अपने आप को साफ करूँ ना, कुछ भी छुपाऊं नहीं, तो वो सफाई वाली जो बात है ना, वो सिर्फ एक ऊपरी ऊपरी वाली ही रहेगी। आगे लिख रहे हैं, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ईमानदार होते हैं तो यह इस बात की पुष्टि करता है कि हम खुद के और ईश्वर के प्रति ईमानदार हैं। ओके, है ना। तो मैं, होता है ना, जैसे हम किसी के बारे में कहते हैं ना कि भाई ये आदमी सिर्फ अपने आप को धोखा ही दे रहा है ना, इस आदमी के अंदर वो ईमानदारी है ही नहीं जो चाहिए। जैसे एक बच्चा 9th में है, 10th में है, 12th में है, कॉलेज में, कहीं भी है, वो हम उसको बार बार ही कह रहे हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो, है ना। और वो बच्चा जो है वो बार बार कुछ ना कुछ बहाने बना रहा है। कभी कह रहा है मेरी तबीयत खराब है, कभी कह रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, कभी कह रहा है मेरा पेट खराब हो गया, कभी कह रहा है मेरा दिमाग खराब हो गया। कुछ भी, हम आखिर में परेशान होके, मतलब हम, मतलब उसके पेरेंट्स या उसके घर के बड़े कभी न कभी परेशान होके कहते हैं कि बेटा खुद को धोखा देना बंद करो, तुम अगर पढ़ोगे तो ये तुम्हारे ही काम आएगा, तो खुद को धोखा देना बंद करो। ये करके तुम हमको धोखा नहीं दे रहे, ये करके तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो इन द सेम वे, जैसे एक शराबी को जब हम डिनाइल की बात करते हैं, वो अभी तक ए में नहीं आया, हम उसको बार बार मैसेज दे रहे हैं, और वो कुछ न कुछ हमेशा इधर उधर की बातें करके बातों को घुमा रहा है। वो बार बार कह रहा है नहीं, शायद मैं ऐसा शराबी नहीं हूँ, तो मेरी पत्नी को जरा ज्यादा ही मेरी बदनामी करने में मजा आता है। अरे वो मेरी माँ तो क्या है कि उसको वो मेरे बड़े भाई से ज्यादा प्रेम है, इसलिए मेरी गलती बार बार निकाल के बताती है। मैं दरअसल ऐसा हूँ नहीं, इतनी पी नहीं है, वो तो थोड़ा बाय चांस अभी ये पिछले कुछ महीनों में ज्यादा हो गई। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने जीवन में काफी कुछ हासिल भी किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम बड़े आराम से कहते हैं भाई, ये एक तरह का डिनाइल है। इस चीज से अब मैं अगर अपने आप को देखता हूँ, तो जब मैं ए में आ गया, मैं लोगों को मैसेज देने के लिए जाने लगा किसी अनुभवी सदस्य के साथ में। बल्कि मैं तो बताऊं, मैं सिर्फ 3-4 महीने की सोब्राइटी थी, मेरी बेवकूफियों की, गलतियों की बड़ी अच्छी खासी एक लंबी लिस्ट है जो मुझे रिलैक्स करा सकती थी। नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, कृपा है ईश्वर की। उसमें से एक गलती ये भी थी कि मैं किसी शराबी के पास अकेला ही चला गया। पूछा था मैंने, हर बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी न किसी अनुभवी सदस्य के साथ जाने की कोशिश, लेकिन अब कोई अवेलेबल नहीं हो पाया। तो मैंने अपने सर पे बेड़ा वो बांध लिया साफा कि भाई मैं ही अकेला अल्कोहलिक्स अनोनिमस का झंडा लेके चलूंगा। जब मैं उसके पास में गया, उसने तरह तरह की बातें की। जब मैं लौटता हुआ आ रहा था तो उसके ऊपर खुन्नस खाता हुआ आ रहा था, इस साले को डिनाइल है, कुछ नहीं होने वाला इसका, ये बेवकूफ पता नहीं बात को समझ क्यों नहीं पा रहा है। आज यार उस बात को सोचता हूँ तो अपने ऊपर जोरों से हंसी आती है। इस बात के लिए तो आती ही है
कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, मैं अकेले उसको मैसेज देने चला गया था, इतने कम अनुभव होने के बावजूद भी, जब मैं बहुत ज्यादा खतरे में था, है ना। बाद में मुझे बताया गया कि आप अगर फेलोशिप का कोई नहीं मिल रहा ना, कोई बात नहीं, आप अपनी पत्नी को भी लेके जा सकते हो, और ऐसा मैंने किया भी। बहरहाल, तो इस बात से ज्यादा मुझे इस बात पर हंसी आती थी कि यार जिस समय वो मेरी 3-4 महीने की सोब्राइटी में मुझसे कहा जा रहा था कि भाई साहब स्टेप पर करो, स्पॉन्सर लो, बहुत जरूरी है, कभी भी गाड़ी पटरी से उतर जाएगी आपकी, आप बहुत ज्यादा खतरे में हो, ये जितना अंदर आपके भूचाल चल रहा है, ये जितनी अशांति आपके अंदर है, जितनी आपको इधर उधर की चीजों की टेंशन हो रही है, ये दिमाग का क्रिएट किया हुआ पूरी एक गलत पिक्चर है, ये पिक्चर आपको मरवा देगी। और लेकिन मुझे कहाँ समझ में आ रहा था, तो वो भी तो डिनायल ही था। तो मैं बड़े आराम से जो शराबी ए में आने को तैयार नहीं है, मैं उसकी डिनायल के लिए उसको कोस रहा हूँ, मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग इस बात के लिए नहीं चल रहा, मेरी खुद की खुद के मेरे वेलफेयर के लिए ना, अपनी खुद के ख्याल के लिए, अपनी खुद की भलाई के लिए मैं उस बात को नहीं मान पा रहा था जो अनुभवी लोग मुझे बता रहे थे। तो इसीलिए हम जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में ईमानदार होते हैं ना, मतलब कि ये ईमानदारी ऐसी चीज नहीं है कि कोई एक दिन में ही मेरे अंदर आ जाएगी। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी क्लेम करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ये लिटरेचर ही बताता है कि 100% ईमानदारी जो है, आप उसका ख्वाब मत देखिए, क्योंकि अगर आपने वो देखा और आप काफी प्रयास के बाद में अगर आप उसको अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि आप हो तो आखिर में दुनियादारी में, तो किसी न किसी दिन आप बहुत बुरी तरह से स्वयं से, खुद ही से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, निराश हो जाओगे। ये निराशा, आत्मग्लानी, आत्मदया, ये भी आपको शराब की ओर ले जा सकती है। इसलिए भाई मुझे तो ये करनी है कि जितनी ईमानदारी मैं कर सकता हूँ, रिगोरस ऑनेस्टी, है ना। ऑनेस्टी की परिभाषा नहीं दी गई है कि हाँ एक दिन में, जैसे एक कुछ कुछ चीजों में क्राइटेरिया होता है कि भाई 8 घंटे पढ़ना, या फिर 25 किलो वजन उठाना, या फिर 100 दंड पेलना, ये इस तरह की बात नहीं है। रिगोरस ऑनेस्टी कहा गया है तो उसका मतलब यह है कि मेरे तन मन से, मेरी कैपेसिटी में, मेरे बुद्धि बल में, और मेरी जानकारी में और गाइडेंस में, जितना मुझे दूसरे लोगों का मार्गदर्शन मिलता है उसके हिसाब से मैं जो बेस्ट, जितनी अधिक से अधिक ऑनेस्टी बरत सकता हूँ वो मुझे बरतना है, क्योंकि ऑफकोर्स हर इंसान के लिमिटेशन है। तो मुझे डे वन से ही उस तरह से मैं भिड़ नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है मेरे अंदर निराशा आ जाए। तो अब कहाँ पे क्या करना ऑनेस्टी रहेगी, कहाँ पर कैसे बिहेव करना डिसऑनेस्टी हो जाएगी, दरअसल इसका फैसला कौन करेगा। अब हर बार तो मैं पूछता नहीं रहूंगा किसी को, और हर बार मुझे किसी की राय जम भी नहीं जाएगी, पूरी पूरी कहानी में कितनी बार अलग अलग लोगों को सुनाऊंगा। इसीलिए कहा गया कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति का साथ चाहिए जो मुझे अंदर से अच्छे से जानते हैं, जो इस बात को समझ पाए कि यार अभी विवेक को कितनी ईमानदारी बरतने को कही जाए कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग पे इसके लोड ना आए, घबरा के कहीं ये भाग न जाए। वो इंसान ना मुझसे उस तरह की बात करेंगे, मुझे उतना ही करने की वो सलाह देंगे, क्योंकि मेरी उनसे इतनी बात हो चुकी होगी कि वो मेरी आ, मैं शराबी हूँ वो तो ठीक ही है, लेकिन वो मेरे माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो मैं अगर उस इंसान के साथ में ईमानदार हूं तो इसका मतलब ये सिद्ध हो जाता है कि दरअसल यार मैं कम से कम खुद की मदद करना चाहता हूँ। मैं जब तक खुद की मदद मैं नहीं करना चाहता तब तक ईश्वर भी मेरी मदद नहीं करेंगे। ये बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, जो खुद अपनी मदद करता है ईश्वर उसकी मदद करते हैं। तो मैं अगर ईमानदारी के लिए ये पहला कदम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में उठाता हूँ कि मैं मीटिंग्स में शेयरिंग में किसी तरह की बनावटी शेयरिंग नहीं करता, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं शेयरिंग नहीं करता, सिर्फ इतना वो बोल के चुप हो जाता हूँ कि नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ये है, मैं आज के दिन शराब से दूर हूँ, आप सभी को मैं सुनने में इंटरेस्ट रखता हूँ, थैंक यू। इतना भी इनफ है। लेकिन कम से कम मैं बनावटी झूठी बातें मीटिंग में शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक ईमानदारी है। मेरे स्पॉन्सर हैं, मैं उनसे कोई बात छुपा नहीं रहा हूँ। इसका मतलब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मुझे मेरे स्पॉन्सर ने कही थी कि यार ईमानदारी से स्पॉन्सर से शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास में 1000 पन्ने की किताब है, गल गल फटाफट फटाफट पूरी बोलनी है। मुझसे बहुत साफ शब्दों में ये कहा गया था कि जो बातें अभी बोलने के लिए कंफर्टेबल हो वो बोलो, और जो बोलने में कंफर्टेबल नहीं हो
बिंदास उनके लिए ये बोलो कि नहीं, मैं अभी ये बात के बारे में आपसे बोलने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। शायद मैं आगे कभी होऊंगा। मैं ईश्वर से प्रे करता हूँ कि शायद मैं आपके सामने बोलने का वो साहस जुटा सकूं, ताकि आप मेरी ज्यादा अच्छे से मदद कर पाओ। सिंपल है। तो इसीलिए दिमाग पे लोड लेके वो ईमानदारी का झंडा उठाने की आवश्यकता नहीं है। समय आएगा, लेकिन खुद की मदद अगर करना है तो ईमानदारी की के लिए इच्छुक होना एटलीस्ट जरूरी था मेरे लिए। और ये वाला जो हमने आखिरी वाला पैरा पढ़ा है, एज यू ऑल कैन सी, ये 12 एंड 12 जो किताब है हमारी, उसके पेज नंबर 60, मतलब स्टेप नंबर 5, जहाँ पे कहा गया ना कि भाई अपने ईश्वर के और एक अन्य व्यक्ति के साथ में हमने अपने वो जो चौथे कदम की इन्वेंट्री है उसको साझा की, है ना, अपने गलतियों के मूल कारण को। ओके, तो जिसमें हम यही समझ पाते हैं ना कि भाई मेरी गलती का मूल कारण क्या था, है ना। मैंने किसी को चाटा मारा, तो चाटा मारा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने इसलिए चाटा मारा कि उसने मुझे गाली दी, पर दरअसल उसका कारण कुछ और था। मैं बहुत समय से उसको मारना चाह ही रहा था, क्योंकि मुझे उससे कई सारी बातों की खुन्नस थी। वो तो उस दिन उसने गाली दे दी तो मुझे मौका मिल गया, तो वो उसने गाली दे दी और मैं अपना आपा खो बैठा। ये मेरी गलती थी ही नहीं। मुझे गलती के मूल कारण पे जाना है। तो मूल कारण था मेरी कई महीनों की या सालों की दबी हुई खुन्नस, जिसको मैंने उस दिन पूरा करने का प्रयास किया। तो मैं अपनी गलतियों के मूल कारण को शेयर करता हूँ। अब हम फ्रेंड्स इस पैरा के ठीक ऊपर वाला ये जो सिंगल लाइन का पैराग्राफ है, इस पे आते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा था ना कि ये टॉपिक नंबर 17 जो है ईमानदारी की ओर, इसमें 3 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। तो हमने सीधे तीसरे पैराग्राफ को रीड किया था। अब हम तीसरे के जस्ट पहले दूसरा वाला जो है सिर्फ एक लाइन का, उस पर आते हैं। तो ये है, दूसरों को ठगने की शुरुआत लगभग हमेशा खुद अपने आप को ठगने से होती है। ओके। तो ये चीजें जब ये लाइन जब आती है ना, तो मैं दरअसल अपने बचपन में चला जाता हूँ। मेरी बात करूँ तो, कि जैसे मैं स्कूल में था, तो पापा मुझसे हमेशा ये कहते थे कि भाई जो भी हुआ हो स्कूल में, नंबर कहीं पर कम आए हों या तुमसे कोई गड़बड़ हो गई हो, स्कूल में कोई सजा मिली हो या कोई बात हो गई हो, तो सीधे सीधे घर आके बता दो। तो भाई मैं उसको कभी नहीं करता था। कुछ तो मेरा ईगो भी आड़े आता था और कुछ ये भी डर लगता था कि मुझे मार पड़ेगी, है ना। तो मैंने ये देखा, मुझसे कहा इसलिए जाता था कि अगर आप सही से आके हमको बताओगे बेटा कि आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है, तो हम आपको हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि आप बच्चे हो, तो आप अपनी नादानी के कारण से चीजों को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते हो, और इसीलिए शायद आपके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, छोटी बड़ी, मामूली, गंभीर, कैसी भी। तो अगर आप हमको बता दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं क्या करता था कि मैं उनको ठगने की कोशिश करता था। किसको? मेरे पेरेंट्स को, है ना। तो इसकी शुरुआत कब हुई? दूसरों को ठगने की शुरुआत लगभग हमेशा अपने आप को ठगने से होती है। दरअसल ये करके बेसिक नुकसान किसका हो रहा था, है ना। तो ये जो बेसिक नुकसान है, ये सबसे पहले मेरा ही हो रहा था। इसका नतीजा भी यही हो रहा था कि नुकसान मेरा था, क्योंकि मैं सही रास्ते पर आ ही नहीं रहा था। और इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं यहीं से हुई थी कि उस स्कूल में मेरे साथ में ऐसा क्यों होता था कि टीचर ने मेरी पिटाई की। शायद मैंने अपने आप के साथ में स्कूल में मुझे कोई होमवर्क करने को कहा गया था, किसी गलत काम को करने से रोका गया था, मैंने वो इंस्ट्रक्शन नहीं माना, जबकि वो इंस्ट्रक्शन मेरे ही फायदे के लिए, मेरी ही प्रगति के लिए था। पर मैंने वो नहीं माना, क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ विल चलाई और मैंने उस चीज का उल्लंघन किया। नतीजा ये हुआ कि स्कूल में मुझे सजा मिली। तो मतलब कि खुद को ठगना, इसकी शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। और फिर इसके कारण से जो मेरा नुकसान या मुझ पर जो आंच आई है स्कूल में, अब ये कहीं और ना बढ़ जाए, अब इसके लिए मैं घर पर भी झूठ बोल रहा हूँ। मतलब अब मैं दूसरों को भी ठग रहा हूँ, मतलब अब मैं मेरे परिवार वालों को भी ठग रहा हूँ। तो इन द सेम वे मैंने ए में भी आके ये चीज को देखा कि मेरे जैसा एक अल्कोहलिक, है ना, जब तक वो अपने आप को हमेशा ये कहता रहेगा कि भाई मुझे स्टेप पर की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं है, मेरे पास अभी बहुत सारे काम हैं, तो उसके लिए ना वो दूसरों को भी ठगेगा। हो सकता है वो कुछ लोगों को ही कह दे कि हाँ मेरे पास तो स्पॉन्सर है, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, मैं अभी तीसरा कदम हो गया है, मैं अभी चौथा कदम लिख रहा हूँ। या फिर फेलोशिप में वो हो सकता है कई सारे लोगों को झूठ बोले कि मेरे पास ये पैसा है, या मैं इस पद पर हूँ, या मैं ऐसा हूँ। या फिर वो अपनी शेयरिंग्स में इस तरह की बनावटी और नकली शेयरिंग करे
कि ताकि दूसरे लोगों को उसकी शेयरिंग से एक अच्छा इंप्रेशन मिले, है ना। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उसको अपने आप को ठगने से हो रही है, क्योंकि वो अपने ऊपर वो काम ही नहीं कर रहा है जो काम उसको करने को अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोल रहा है कि भाई क्लीन योर हाउस, ट्रस्ट गॉड। अपने अंदर की सफाई कीजिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। आप ईश्वर पे भरोसा मतलब एक उच्च शक्ति पे भरोसा रखेंगे तभी अपने अंदर की सफाई कर पाएंगे। और जब सफाई कर लेंगे तो उस उच्च शक्ति पे आपका विश्वास और ज्यादा मजबूत होने लगता है। जैसे ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। तो इसीलिए ना दूसरों को ठगने की शुरुआत हमेशा खुद अपने आप को ठगने से होती है। इस चीज को एक बार नहीं, इसको मैंने कई बार ऐसे फील किया कि वो दरअसल होता यह है कि मैं अगर कहीं पर झूठी शेयरिंग कर रहा हूँ या फिर मैंने कहीं पर जाकर किसी के सामने झूठ बोला कि मेरे पास ये पैसा है या फिर मैं तो वो हूँ या ये हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक गिल्ट तो आता है, डेफिनेटली आता है ना। और खुद को ठगना मतलब कि मैं खुद को किसी एक तरह के भ्रम में रखना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, या फिर कई बार मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, मुझे आपकी कोचिंग क्लास की कोई जरूरत नहीं है ना। ये हुआ खुद को ठगना। जबकि अंदर से मुझे पता है कि मैं ए में आ गया हूँ, सोब्राइटी में आ गया हूँ, शराब पीने की इच्छा भी नहीं हो रही है, लेकिन यार फिर भी लाइफ में वो मजा नहीं आ पा रहा है ना। पर नहीं, मुझे इस चक्कर की तो नहीं जरूरत है। क्यों? क्योंकि मुझसे किसी ने कहा है बस आते रहो, हो जाएगा ऐसे ही। तो मैं, क्योंकि मुझे खुद ही को इच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने फटाक से उस इंसान की बात को मान लिया और बस मैं अपने आप को ठग रहा हूँ। और दूसरे कहीं अगर कोई अनुभवी व्यक्ति मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि यार करना चाहिए आपको, आप आओ, तो मैं उसको 10 तरीके के बहाने बना रहा हूँ कि भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, या फिर मैंने स्पॉन्सर लेने का ट्राई किया था लेकिन वो नहीं जमा मुझे, या फिर एक्सपायर है ना। तो मुझे हमेशा ये देखना है कि जैसे कई बार ये मैं कह दिया जाता ना कि ये सेल्फिश प्रोग्राम है। नहीं यार, ये सेल्फिश प्रोग्राम नहीं है, इट इज अ सेल्फ केयरिंग प्रोग्राम। सबसे पहले मेरे को अपनी केयर करना पड़ेगी। वो इसीलिए ना एक मीटिंग्स में हम सभी ने सुना होगा बहुत बार, सैकड़ों बार मैं वो एग्जाम्पल सुन चुका हूँ कि भाई जब विमान को आपातकालीन स्थिति में अगर पानी पे लैंड कराना पड़े तो ऑक्सीजन मास्क पहले अपना लगाइए दूसरे के बजाय, मतलब पहले अपनी हेल्प आप करिए। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ केयर है। ओके। तो इसी वाले टॉपिक में ना फ्रेंड्स हम सबसे पहले वाले टॉपिक पर आते हैं, जहाँ लिखा है ईमानदारी की ओर। ये जानबूझ के इसको मैंने उल्टे क्रम में लिया था। तो अब हम पर आते हैं। हमारे अच्छे उद्देश्यों के पीछे गलत उद्देश्यों को छुपाना, यह विकृत इच्छा ऊपर से नीचे तक सभी मानवीय कार्यकलापों में पाई जाती है। ओके, यानी मैं ऊपर से कुछ और हूँ, है ना। हम कई बार ये बात करते हैं कि भाई मेरे दो चेहरे हैं, मैं ऊपर से कुछ और हूँ, अंदर से कुछ और हूँ। हो सकता है कि पड़ोस में रहने वाली भाभी, बार बार उनके घर पे जा जाके घुसता हूँ, उनको हेल्प करने का बहाना करता हूँ, अंदर से इंटेंशन कुछ और है कि चलो भैया घर में नहीं है तो थोड़ा सा जरा हाथ साफ कराता हूँ। ऐसे ये तो बहुत ऐसे बहुत सारे ये तो थोड़ा सुनने में पूरी तरह से चरित्रहीन लग रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जहाँ पर मैं दरअसल बताना कुछ और ही चाह रहा हूँ कि मैंने कोई नई गाड़ी खरीदी है। मैं दरअसल अपने किसी दोस्त को, जिससे मैं हमेशा एक कंपटीशन करता हूँ मन ही मन, यूं मैं सालों से उसके घर नहीं गया लेकिन नई गाड़ी ली तो जानबूझ के उसके घर पहुंच गया। बस यार मैंने सोचा यहाँ से निकल रहा हूँ तो मैं तुझसे मिल लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ना ऐसे मेरे क्रियाकलाप हो सकते हैं जहाँ पे अच्छे उद्देश्यों के पीछे गलत उद्देश्यों को छुपाना, है ना। तो जो अच्छे उद्देश्य का ये मतलब हुआ यहाँ पर कि मेरा अच्छा उद्देश्य दरअसल है ही नहीं, ऊपर से लोगों को दिखे कि अच्छा अच्छा ये तो एक अच्छे काम से आया था, अच्छी नीयत से आया था, अच्छे इंटेंशन से आया था, वो दिखाना। और अंदर मेरी कोई विकृत इच्छा है, कोई ऐसी इच्छा को पूरा करना है जिससे मुझे विकृत आनंद मिलता है, जिससे वास्तव में मेरा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। वो तो दरअसल वो जो मेरी प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं, मैं उनकी संतुष्टि के लिए ऐसा कर रहा हूँ, जैसे किसी को नीचा दिखाना। तो मुझे अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स की बदनामी करना था, तो मैंने मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, सी को, डी को, मैं इनको फोन लगा रहा हूँ, इनको फोन लगा के बोल रहा हूँ यार वो तेरे पास वो किताब है क्या यार, वो 12 पढ़ी है क्या? अच्छा अरे मैं वो किताब ढूंढ रहा था यार, उसका ये पन्ने की मेरे को कॉपी चाहिए थी, मेरी बुक मैंने किसी को दे दी, है ना। और फिर मैंने बातों बातों में मिस्टर एक्स का जिक्र निकाला
उसके बारे में भर भर के बुराइयां की, ताकि कोई मिस्टर एबीसीडी ये ना कह सके कि मैं तो बुराई करने के लिए फोन लगाया था। मैं कह सकूं कि वो बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया, या वो तो फोन किसी और काम के लिए लगाया था, लेकिन बाई चांस वो बात भी करने में आ गई। तो दरअसल वहां पर मैं मिस्टर एक्स को क्रिटिसाइज करके ना एक विकृत आनंद प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वो जो सुरक्षा वाली जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है और वो जो सामाजिकता वाली प्राकृतिक प्रवृत्ति है, ये दोनों सर पे चढ़ के बोल रही है। इनकी सिर्फ बेसिक सेटिस्फेक्शन कि बस इनको नाम मात्र के लिए पूरा करना, जितने से मेरा जीवन चल जाए, दरअसल वो होना चाहिए था। लेकिन मैं उनको काफी आगे ले गया। तो अब मुझे लगता है कि मिस्टर एक्स को मैं क्रिटिसाइज करूंगा तो उससे मैं सेफ हो जाऊंगा, मेरी बड़ाई हो जाएगी। तो मेरी सुरक्षा, मतलब मेरे अंदर ये इतना रच बस गया है कि मैं अपने आप को ज्यादा सेफ, ज्यादा संतुष्ट, शांत तब फील करता हूँ जब मैं भर भर के उसकी बुराई कर लूँ। एंड सेकंड, समाज में मिस्टर एक्स का जो स्थान है वो नीचा हो जाए, मेरा स्थान ऊपर हो जाए, जबकि इससे मेरे अस्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरी प्रतिष्ठा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरे पारिवारिक संबंधों पे, बल्कि इससे मेरी आध्यात्मिकता खराब भी होती है ना। तो इसीलिए ये अच्छे उद्देश्यों के पीछे गलत इंटेंशंस को छुपाना सभी मानवीय कार्यकलापों में पाया जाता है। स्वयं आगे लिखते हैं, स्वयं को सही और औरों से श्रेष्ठ साबित करने की ये सूक्ष्म और पकड़ न आने वाली प्रवृत्ति छोटे से छोटे कार्य या विचार में पाई जा सकती है, जो हमने बात अभी ऑलरेडी की है ना, कि भाई मैं हमेशा से, जैसे मैंने कहा ना अभी, वो सामाजिकता वाली प्रवृत्ति। तो भाई मेरे जैसा शराबी जो है वो किसी ग्रुप में जाएगा ना, तो वहां पे उसको डोमिनेट करना चाहता है कि भाई मैं सबसे सही हूँ, आप मेरी बात को मानो, या कम से कम मैं अगर चुप भी बैठा हूं तो आप मुझ में उंगली ना करो, मेरी कोई बात को आप मुझ पर आप किसी तरह का फोर्स मत करो। मैं चाहे घर में हूँ या दोस्तों के सर्कल में हूँ, रिश्तेदारों में हूँ, कहीं पर भी, है ना। तो खुद को औरों से श्रेष्ठ साबित करने वाली सूक्ष्म और पकड़ में न आने वाली प्रवृत्ति, ये छोटे से छोटे कार्य या विचार में पाई जा सकती है। मतलब ये मेरे इतने अंदर तक ना ये रच बस चुकी है। तो इन दोषों को ढूंढना, स्वीकार करना और सुधारना, ये हर रोज सीखना हमारे चरित्र निर्माण और उत्तम जीवन का सार है। ओके, तो अभी देखिए, ये मैंने इसको आखिरी में इसलिए लिया था कि इस वाले पैराग्राफ में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि भाई किसी अन्य व्यक्ति के साथ में हमको शेयर करना है। दरअसल इस पैराग्राफ में ना ये बताया जा रहा है कि यार ये जो चीजें है ना, ये जो ऐसी हिडन सी हैं, जो मेरे अंदर इतनी रच बस चुकी है, किसी और की बुराई करके विकृत आनंद लेना और अपनी गलती को बड़े आराम से छुपा देना, ये चीज मेरे अंदर इतनी रच बस चुकी है कि आजकल मुझे ये गलती की तरह दिखाई ही नहीं देती। मुझसे जब कहा गया कि भाई ये चरित्र दोषों की अपने बारे में चरित्र दोष लिखिए, तब मैं ये चीज को लिख ही नहीं पाया था कि मैं अपनी गलतियों को मिनिमाइज करता हूँ और दूसरों की गलतियों को मैक्सिमाइज करके बताता हूँ। मतलब अपनी गलतियों को बिल्कुल छोटा से छोटा करके बता देता हूँ कि उसको तो बिल्कुल नजरअंदाज किया जा सकता है, और दूसरों की मामूली से मामूली गलती को ऐसा महान बताता हूँ कि पता नहीं इनकी गलती से ना प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मेरे अंदर इतना रच बस चुका है, तो उसी के लिए लिखा है कि इसको ढूंढना, स्वीकार करना और इसके ऊपर काम करना। तो यार ये हो तब पाएगा जब कोई मुझे रोकेगा, जब कोई मुझे टोकेगा, क्योंकि मैं अपने आप से तो मानने को ही नहीं तैयार हूँ। कहाँ से मानूंगा? ये इतनी, जैसे मैंने कहा ना, ये इतनी रच बस चुकी है मेरे अंदर कि मुझे पता ही नहीं पड़ती है यार कि ये मेरे अंदर है भी। मतलब मुझे उस चीज के बारे में ना इतना ज्यादा गुमान हो जाता है कि ये जो मेरे साथ में है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके ऊपर ना एक बड़ा हालांकि मैं हमारी एस बी सीरीज इससे हटके तो थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट किताब जो है ना हमारी, उसमें एक टॉपिक उसमें दिया गया है, गॉड एज वी अंडरस्टैंड हिम, द डिलेमा ऑफ नो फेथ करके है वो दरअसल उसमें जो वो चीज दी हुई है, उसमें वो जो आर्टिकल दिया हुआ है, वो इस बात से ताल्लुक रखता है कि भाई ए में विनम्रता क्या है। कि अगर मेरे दिमाग में उच्च शक्ति का कोई आइडिया है, या मैं किसी तरह से धार्मिक इंसान हूँ, तो अपने धर्म का ही झंडा उठाना और अपने ही तरीके को सर्वे सर्वा
और सर्वोच्च बताना, ये विनम्रता के पूरी तरह से खिलाफ है ना। मैं किसी पर किसी एक तरीके को थोप नहीं सकता। मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि मैंने जो किया है ना, और मैंने जिस तरह से सोचा था तुझे भी बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो तू मर जाएगा, है ना, ये नहीं कर सकता। तो उसमें ये जो मैं लैंग्वेज ऑफ द हार्ट किताब में जो बात कर रहा हूँ, उसमें वो टॉपिक दरअसल था स्पिरिचुअल प्राइड, मतलब आध्यात्मिक घमंड, अहम एक तरह का ना, कि भाई देखो मुझे तो ये मिल गया है, जिस तरह से कार्यक्रम मुझे समझ में आ रहा है ना, तुझे भी भाई बिल्कुल ऐसे ही समझ में आना चाहिए, है ना। तो उसमें ये चीज को मतलब एक किस्सा सा उसके अंदर ये दिया हुआ है कि भाई एक न्यू कमर जो है वो मीटिंग में आया, और उसने मीटिंग में सुना कि पहला जो स्पीकर था, कोई भी था, कोई अनुभवी सदस्य था, कोई और था, उसने पूरा का पूरा अपना ड्रंकेलॉप सुना मारा। अरे मैं तो ऐसे पीता था, मैंने पत्नी को ऐसे पीटा, मैंने बच्चों का सर फोड़ दिया, फिर मैंने ऐसे घर कर्जे में आ गया, ये किया वो किया। न्यू कमर जो है उसने वाह वाह किया, अरे क्या ईमानदारी से आपने बोला, अरे वाह, मानना पड़ेगा। दूसरा जो है उसने ये बोला कि भैया जिस तरह से वो जो एक है ना ईश्वर, बस तू वो ईश्वर को मान लेना, अब यहाँ से रोज मंदिर जाया कर, मंदिर से आया कर, व्रत उपवास रखा कर, ये करा कर, वो करा कर। न्यू कमर जो है उसको ये वाली बात भी एक बार के लिए अच्छी लगी। अब जो उसमें ये कहा गया है कि उसमें जो स्पॉन्सर था, स्पॉन्सर उसको बोल रहा था कि देख भाई ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं है, यहाँ पर ऐसा किसी बात को, स्पॉन्सर भी जो आपका है ना, वो कभी किसी बात को थोपेगा नहीं आपके ऊपर कि नहीं नहीं तुमको तो ये बदलना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं तो तुम्हारा स्पॉन्सर रहूंगा ही नहीं। वो स्पॉन्सर अगर उसने सही तरीके से, अगर वो स्पॉन्सर कहलाने लायक है, उसने सही तरीके से 12 स्टेप्स किए हैं, उसको भी उसके ऊपर भी कोई स्पॉन्सर है उसका, सॉरी ऊपर नहीं, उसके साथ भी कोई स्पॉन्सर है, तो निश्चित रूप से वो अपने स्पॉन्सर को ये पूरा पूरा मौका देगा कि वो खुद समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है, वो इन चीजों को अपने हिसाब से देख पाए। जल्दी ना की जाए उसके साथ में, और खास तौर से उसके ऊपर थोपी तो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि अगर उसके साथ साथ में ये हुआ तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि अगली बार अगर उसको शराब पीने की इच्छा हुई ना, तो वो आपकी कोई सी भी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको जो गलत धारणाएं दे दी गई हैं, वो उन्हीं गलत धारणाओं से ग्रसित होके ना, वो कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाएगा कि मैं तो ये सब कुछ कर रहा था, आपने मुझे बोला था मंदिर जाओ, आपने मुझे बोला था मेडिटेशन करो, भगवान का ध्यान करो, ये धर्म अच्छा है, वो ये अच्छा है, रोज लोगों को कहानी सुनाओ, मैंने इतनों को परेशान किया, मैंने पत्नी के साथ ये किया, माँ को ये किया, इतना मैंने कर्जा किया, साहब मैं तो ये सब कुछ कर रहा था, फिर उसके बाद में मेरे हाथ में शराब कैसे आ गई। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस को दुश्मन बना बैठेगा। माय पॉइंट इज, ये बताने के पीछे कि कई बारी ना मेरे अंदर का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं पूरे दावे के साथ में ये कह सकूं कि मैं जो कर रहा हूं ना, बस वो ही सर्वस्व है, सर्वोच्च है, और मेरा ही तरीका सबसे श्रेष्ठ है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके अलावा अगर और कुछ भी किया जाएगा तो वो गलत होगा। ये दरअसल किसी ऊपर से अच्छे इंटेंशन को दिखाना, लेकिन अंदर से कोई गलत इंटेंशन होना, ये वो है। तो देखिए ये बात दरअसल अपने आप में इतनी गहरी है, मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल कह के बोलने की कोशिश करता हूँ कि मैं शराब पी रहा था, मैं शराब के लिए मजबूर था, शक्तिहीन था, बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के मैंने ये बात मानी कि हाँ मैं इंसान था। तो भाई अब समय आ गया है कि अब मैं दूसरों को ये साबित करूंगा कि साले तुम भी इंसान हो, क्योंकि मुझे कई लोगों ने इंसान कहा है, बहुत मेरा आत्मसम्मान उससे चार तार हुआ है। तो अब तो मैं दूसरों के ऊपर ये साबित करूंगा कि भाई मैं तो अब भीष्म हो गया हूँ, परम हो गया हूँ, इतनी अकल इतना ज्ञान मेरे अंदर आ गया है, और जो मैंने किया है, जैसे मैंने किया है, तुमको भी बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। दरअसल इससे मुझे एक परम होने का, एक परम हंस टाइप का होने का एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं इन सब के ऊपर हूँ, सबसे ज्यादा अकल मेरे अंदर है। जबकि होना वहां पर ये चाहिए कि मैं कहूँ कि भाई साहब गलतियां मैंने भी की हैं, या गलतियां मुझसे भी हुई है, तो मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बिग बुक है, उस हाउ इट वर्क चैप्टर में, वो 12 स्टेप्स में लिखा हुआ है। और मैंने एक आदमी का साथ लिया,
जिसको मैं स्पॉन्सर कहता हूँ, क्योंकि उसने वो 12 स्टेप्स पहले से किए थे और उसने मुझे ये भी कंफर्म किया कि वो बिग बुक के अनुसार ही चलता है, अपनी वाली नहीं चलाता है। तो उसने मुझे 12 स्टेप्स को उसी तरह से, उनका जो अभिप्राय है 12 स्टेप्स का, उसने मुझे वो बिग बुक के हिसाब से ही समझाया है। तो आइए भाई आइए, आप मेरे स्पॉन्सिव हो, मैं भी आपको उसी अभिप्राय से समझाऊंगा जो कि वो बिग बुक में दिया गया है। मैं आपके ऊपर किसी तरह से थोपूंगा नहीं। वी एग्नोस्टिक चैप्टर जो है बिग बुक का, उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि भाई किसी उच्च शक्ति को मानना कंपलसरी नहीं है अभी। तो इसीलिए मैं आपको अभी के अभी, ये आपका स्पॉन्सर होने के नाते मैं आपको अभी के अभी ये नहीं कहूंगा कि अभी के अभी आप उच्च शक्ति को मानिए, क्योंकि कई बारी ना ए में ये देखने में आ जाता है कि किसी न्यू कमर को या फिर कम अनुभवी को ये कहा जाता है कि अभी भी अपनी हेकड़ी बहुत चलाता है, देखना ये कभी न कभी टपकेगा, इसको बहुत अपनी वाली चलाता है। तो ये वहीं के लिए है कि ऐसे बोलने वाले लोग दो चीजें कर रहे हैं कि एक तो वो ये भूल रहे हैं कि भाई एक समय उनका भी था कि उनको भी इस तरह के बहुत सारे वो थे, कंफ्यूजन थे, उनके भी अंदर बहुत तरीके के डिनायल्स थे। तो भाई आज अगर किसी नए सदस्य के अंदर भी वो डिनायल है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर शराबी में हो सकते हैं। एंड एट द सेम थिंग ये बताना कि ये आदमी मरेगा, इसके अंदर ये डिनायल है, तो ऊपर से ये दिखाना कि हमको इसकी बहुत चिंता है, इसलिए हम इसको इतना टोक रहे हैं, जबकि अंदर से इंटेंशन ये है ये बताना कि देखो जी, देखो हम परम हो चुके हैं, हम बहुत ज्ञानी और समझदार हो चुके हैं। मतलब मेरी जो धारणाएं बन गई है, मुझे जो हासिल हो गया है ना, उसका मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक प्राउड, एक गर्व की भावना मेरे अंदर आ गई है। और मैं उसके लिए सबको ये मनवाना चाहता हूँ कि हाँ आप मानिए कि आप मुझसे बहुत ज्यादा नीचे हैं और आपको मेरी बात मानना पड़ेगी, अदरवाइज आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो द पॉइंट इज कि ये चीज ना मेरे अंदर इतनी ज्यादा रच बस जाती है जो यहाँ पर लिखा है ना, कि मुझे ऊपर से शायद ऐसा हो सकता है, मतलब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन अल्कोहलिक की बात कर रहा हूँ जो किसी न्यू कमर के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनको शायद ऐसा अंदर से लग सकता है कि भाई हम तो भले के लिए ही कर रहे हैं। इस गलत चीज को प्रैक्टिस करते करते उनको इतना समय हो चुका है कि अब वो ये भी भूल गए हैं कि वो वास्तव में गलत कर रहे हैं। तो ये चीज तभी ठीक हो सकती है कि जब मैं अपनी एक आदत बना लूं कि हाँ मुझे मेरे दोषों को निरंतर ढूंढते रहना होगा, मुझे उनको एक्सेप्ट करते रहना होगा और उनको ठीक करने के लिए मुझे काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि यार यही तो करने के लिए मैं आया था ना। अदरवाइज शराब से दूरी तो मेरी एक ही मीटिंग्स में आने से भी हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं, मुझसे कहा गया था कि भाई आते रहो, आप यहाँ पे आते रहोगे और आप ये देखोगे अगर आपकी शराब बंद नहीं हो रही है, अगर आप यहाँ पे आते रहोगे, बस बंद मत कर देना, है ना। तो उस आते रहो का मेरे जैसे एक होता है ना स्वयंभू प्रकट ईश्वर ने उसका मतलब ये निकाला कि भाई मुझसे स्टेप पर करने को नहीं कहा जा रहा है, मुझे तो कहा जा रहा है बस तू आता रहे, बस हमेशा आता ही रहे, मरने तक बस आता ही रहे और कुछ कर ही मत। दरअसल कीप कमिंग बैक, उसको कहने का ये मतलब था कि भाई कभी ऐसा हो कि आप एक ही मीटिंग्स में आ रहे हो, आप ये सोच के आ गए हो अरे अरे चलो 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 वो मिस्टर ए बी सी डी एक्स वाई जेड इतने लोगों की शराब बंद हो गई, मेरी भी हो जाएगी। नहीं हो रही आपकी शराब बंद, एक मीटिंग हो गई, दो हो गई, 10 हो गई, 100 मीटिंग हो गई, नहीं हुई बंद, लेकिन बंद मत करना, मीटिंग में आना बंद मत करना। अगर आप बंद नहीं करोगे तो एक न एक दिन 100% शराब पीने की इच्छा आपके अंदर से जीरो हो जाएगी, तो आपकी शराब अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया था कि सिर्फ मीटिंग में ही आते रहना और कुछ करना ही मत। पर वो मेरे जैसे शराबी ने जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार उसका मतलब निकाला। चाहता था चाहता अगर मैं, तो मैं उसका अच्छे तरीके से ये मतलब निकाल सकता था कि दरअसल मुझसे कहा ये जा रहा था कि भाई जिस समय आप आप मीटिंग में तो आइए ही सही। जैसे मैं अगर मेरे बारे में बताऊं तो मैं पहली मीटिंग से ही मैं शराब से दूर था, क्योंकि मैं तो रिहैब से आया था, तो 90 दिन तो वहीं ऑलरेडी थे। तो कहा दरअसल मुझे ये गया था कि भाई आप अपने अंदर देखिए कि जिस पल आपको ये लगता हो कि हाँ यार आप शराब के ऊपर वास्तव में शक्तिहीन हो, अब आप साधारण तरीके से कभी भी नहीं पी पाओगे, ये अंदर से अगर आपको ये मान्यता आती है ना, तो इसका ये मतलब है
आपको ये लगता है कि यार मेरे जीवन की जो हालत हुई है ये शराबियत नाम की बीमारी के कारण से हुई है यार, तो यार ये सिर्फ शराब से दूर होने से ये काम नहीं बन जाएगा यार, है ना। मुझे इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इन बाकी लोगों से आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। इन बाकी लोगों से मुझे सिर्फ मेरे पीने के पैटर्न की पहचान नहीं मिल रही है, और भी जो जीवन में समस्याएं हैं उनकी भी पहचान मुझे इससे मिल रही है। और जब भी कह रहे हैं कि इनके जीवन की भी वो सारी समस्याएं दूर हुई, या फिर ये अब उन समस्याओं को बेहतर तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं, तो फिर मैं भी क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो फिर वो समय होता है कि जब आप स्टेप वर्क के लिए तैयार होते हैं। फिर चाहे वो समय 5 दिन बाद आ जाए आपके ए में आने के, चाहे दूसरे ही दिन आ जाए, चाहे 5 दिन बाद आए, हो सकता है 6 महीने तक भी ना आए। तो इसीलिए जिस समय मुझे ये मेरे अंदर ही भावना आ जाती है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि इन दो दोषों को मुझे ढूंढना है, स्वीकार करना है, सुधारना है। क्योंकि मेरे कैरेक्टर बिल्डिंग है ना, जो अभी तक खो चुका था। कैरेक्टर व्हेन बचपन में वो स्कूल में पढ़ते थे हम, वो बोर्ड पे वो रोज का एक कोटेशन वो क्लास टीचर वगैरह कोई भी लिखते थे, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, है ना। कि मतलब जब वो पैसा वगैरह खत्म हुआ है तो कुछ भी खत्म नहीं हुआ आपका, शरीर का नुकसान हुआ है तो कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन अगर चरित्र का नुकसान हुआ है तो सब कुछ नुकसान हो गया। मैं बड़ा हंसता था उसको पढ़ के, मैं बोलता था इसको बिल्कुल उल्टा लिख देना चाहिए। और वास्तव में वो बड़े होके देखा कि दुनिया ऐसे ही चल रही है यार, है ना। कि चरित्र का नुकसान तो हर किसी का है। चौथे कदम में लिखा है ना 12 and 12 में, कि भाई आप अकेले नहीं हो जिसने ये प्राकृतिक प्रवृत्तियों की अति की है, लगभग हर लोग ऐसे ही हैं, सभी लोग ऐसे ही हैं। तो चरित्र का नुकसान हर किसी का है, तो ठीक है, उससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्थ का नुकसान हुआ तो काफी फर्क पड़ता है, लेकिन अगर वेल्थ का नुकसान हो गया तो फिर तो यार मेरी कोई औकात ही नहीं रही, है ना। तो ये जो है ना कि वो चरित्र निर्माण, ये मुझे वास्तव में आके ए में समझ में आया कि यार वो खाली किताबी बात नहीं है, वो दरअसल मेरे खुश रहना, जो इसके आगे लिखा है ना, उत्तम जीवन का सार है। ये उत्तम जीवन हो ही तब पाता है। उत्तम जीवन मतलब क्या है? कोई मैं साधु संत बन गया, बहुत बड़ा सोशल वर्कर बन गया, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं मेरी लाइफ को बेस्ट कैपेसिटी में इंजॉय करके बहुत अच्छे से मजेदार तरीके से जी पा रहा हूँ, जिसमें मैं किसी दूसरे को परेशान मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी का अहित नहीं कर रहा हूँ, किसी पे अपनी धौंस दपट अपनी दबेलदारी ये नहीं चला रहा हूँ। मतलब मैं आध्यात्मिक पतन वाला काम नहीं कर रहा हूँ। ये ही है एक्चुअली सर्वोच्च जीवन, जिसके लिए कहा गया है कि ये उत्तम जीवन का सार है। तो मैं जब तक वो कैरेक्टर को बिल्डअप नहीं करूंगा, वो उत्तम जीवन का सार, वो उत्तम जीवन को पहुंच नहीं पाऊंगा। क्योंकि वो उत्तम जीवन ना, जो लिखा गया है उत्तम जीवन, वो जी सकने के बाद में ही मेरे को यार वो प्लेजर, वो आनंद मिल पाएगा कि मेरे दिमाग में से शराब का आनंद रिप्लेस हो जाएगा। अब मेरा दिमाग शराब नहीं मांगेगा, वो इसीलिए नहीं मांगेगा क्योंकि अब उसको शायद से वो वाला दूसरे तरीके का आनंद मिल रहा। और ये मैं कोई उसको परमानेंट व्यवस्था नहीं दे सकता कि ले भाई मैंने तेरे को इकट्ठा 2-4 बड़े बड़े कंटेनर भर के आनंद नाम का लिक्विड दे दिया है, फ्लूइड दे दिया है, ले ऐश कर, 10 साल का कोटा हो गया। ये ऐसा नहीं होगा। मुझे इसके ऊपर रोज काम करना पड़ेगा। अब वो किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, किस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, ये समझने के काबिल बनने के लिए मेरा स्टेप पर करना जरूरी है। और कहीं वहां पर भी मैं पहले की तरह ही अपनी वाली ना चलाने लग जाऊं, अपने ही कंसेप्ट ना घुसाने लग जाऊं, इसके लिए मुझे एक स्पॉन्सर का साथ चाहिए। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज हमने ये टॉपिक नंबर 17 को किया है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे जैसे शराबी के लिए ना। इसको यार ये समझना कि क्यों मेरे को स्पॉन्सर की आवश्यकता है और वो मिलने से क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप सब लोगों ने ये रीडिंग में साथ दिया, मुझे अच्छे से ध्यान से शांति से सुना, मुझे पढ़ने का मौका दिया। आई एम सो वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।